इक़्तिसादी नुकसानात जो हैं, उस हवाले से आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट इमरजेंसी और ज़रूरी इमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं। मैंने आपसे मैंने तहदिल से आपसे बात करने की ये वाक़या अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ हम किसी सूरत किसी को नहीं उकसाते कि वो जर्नलिस्ट पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हुकूमत ने ज़री और मौसमियाती 2 एमरजेंसीज पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर दी हैं। अब सवाल यह है कि इन एमरजेंसीज का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर नुकसान हुआ है, क्या गवर्नमेंट उस सारे नुकसान को ऑन करेगी, लोगों को घर बना के देगी, सड़कें बनाएगी, पुल बनाएगी, और जो ज़रात को नुकसान हुआ है वो सारी कंपनसेशन देगी? क्या करेगी गवर्नमेंट? क्योंकि लोग अब इस पर परेशान हैं कि इमरजेंसी लगी है, इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। ये आज का हमारा इशू होगा। और इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब ने सहाफ़ियों से माफ़ी मांग ली है, लेकिन सवाल यह है कि अलीमा खान साहबा की मौजूदगी में जो सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती हुई, माफ़ी तो अलीमा खान साहबा को मांगनी चाहिए थी, वो माफ़ी मांग नहीं रही। गौहर खान साहब की माफ़ी जो है क्या एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी, ये भी आज का इशू होगा। और इसके साथ साथ कतर पर इसराइल के हमले ने कुछ नए सवाल पैदा कर दिए हैं। 2 बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तो ये कि क्या अमेरिका को पता था इस हमले का, दूसरा क्या कतर को भी पता था, और अगर कतर को पता नहीं था तो उसके पास इतने हैवी इक्विपमेंट्स हैं तो उसने इन इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो ये भी एक सवाल है जो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड पूछना चाह रही है। अब ये कतर के ऊपर जो अटैक है क्या सिर्फ यहाँ तक रहेगा या पूरी मुस्लिम उम्मा जो आने वाले दिनों में इसराइल के अटैक्स का निशाना बनेगी, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और इनका अपना इलाका इस सैलाब की नजर हो गया है। तो इनसे पूछेंगे कि इस एमरजेंसी का इनके इलाके को फायदा होगा या नहीं। एडवोकेट शफकत अवान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और वो भी तकरीबन सैलाबज़दा इलाके के करीब रहते हैं, उनसे भी बहुत सारे सवाल किए जाएंगे। शेख साहब ये फरमाइएगा, ये जो एमरजेंसी आज कैबिनेट ने अप्रूवल दी है इसकी, तो इस एमरजेंसी का फायदा क्या होगा? मौसमियाती एमरजेंसी क्या है और ज़रिया एमरजेंसी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कैबिनेट में ये मामला डिस्कस हुआ और हमने मौसमियाती एमरजेंसी और ज़रूरी एमरजेंसी का ऐलान किया। देखिए, ये जो मौजूदा सैलाब है जो पंजाब के, पहले तो KPK में से गुजरा है, फिर पंजाब में उसने तबाही मचाई है और अब सिंध की तरफ है। तो मेरा अपना इलाका चंडियोड़, जैसे आपने जिक्र किया, पूरा ही तकरीबन जो देहाती इलाका है, सैकड़ों देहात उसमें पानी में डूबे हुए हैं। मैं 3-4 दिन वहाँ विज़िट करता रहा हूँ और पूरा मैंने सर्वे किया पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तो इस वक्त तो पहले भी सैलाब आते रहे जावेद साहब, लेकिन ये जो सैलाब आया ना, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि पहला जो रेला आया सैलाब का वो हमारे यहाँ से तकरीबन चंडियोड़ से 8,55,000 क्यूसिक के रेला था। अल्लाह का फजल हुआ कि पुल वगैरह टूटे नहीं, क्योंकि अगर 9.5 लाख हो जाता तो वो एहतमाल था कि पुल को तोड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा जो पहले से, क्योंकि हुकूमत ने बिल्कुल ऐलान कर दिया था, तो लोग ज़बरदस्ती लोगों को निकाला गया, तो अपने इलाकों में नहीं थे जब सैलाब आया। और डंगर भी ज़्यादातर ऑलमोस्ट सारे ही निकल गए थे। तो चंडियोड़ के ज़िले में जो अमवात हुई हैं बहुत कम हुई हैं, 2 सिर्फ अमवात हुई हैं और डंगर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फसलें जो है वो तबाह हो रही हैं। अभी तो पानी में अब एग्जैक्ट एस्टीमेट तो टाइम लगेगा होने में, लेकिन धान की फसल है, मकई की फसल है, वो हमारे यहाँ होती है। गन्ने की फसल, गन्ना दरअब की फसल बच गई है, उसको पानी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, तो ज़िम्मेदार को काफ़ी नुकसान हुआ। और अभी जो डंगर, वो लोग सारे शिफ्ट हो गए हैं, सारे जानवर जो बाहर आए हुए हैं, मैं खुद जाके मैंने जो जायज़ा लिया, तो उनकी खाने का जो चारा वो नहीं है, वो भी। और वो क्योंकि वो तो अभी कंपनसेशन देगी गवर्नमेंट ज़रिए एमरजेंसी? गवर्नमेंट ने जी काफ़ी कुछ इस वक्त भी कर रही है। डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तबातर लोगों को खाना और मुखैर हज़रात है वो खाना पहुँच रहा है। मैं कह रहा था कि इस बार डिफरेंट ये है कि पहला रेला आया ना, तो फिर वो भी पानी निकला नहीं था, तो दूसरा रेला आ गया, तो अभी वो पानी अब काफ़ी दिनों से खड़ा है, उससे बीमारियां हो रही हैं, उससे निकासी नहीं हो रही ना पानी की, जमीन खुश्क है। हुकूमत देखिए इस वक्त तो खाने का बंदोबस्त हो सकता था, ये टेंट प्रोवाइड किए हैं। और फिर अभी इमरजेंसी का मतलब ये है, क्योंकि ये वाकई इमरजेंसी की जो ये हर एक को प्रॉब्लम है, तो हम भी उसी तरह अवेयर है, हम भी
24 घंटे इसमें अलर्ट होके ये देख रहे हैं कि इस इमरजेंसी में जो फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट है इकट्ठी मिल के देख रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। शफकत साहब आपकी तरफ आना है, एक तो ज़ाहिर चारों गवर्नमेंट्स इसमें शामिल थी और गणापुर साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि वो वफाक के साथ मिल के इस एमरजेंसी का हिस्सा हैं और वो चाहते हैं कि उनके सूबे को भी फ़ायदा हो। तो इस वक्त क्या ख्याल है आपका कि सियासत को एक साइड पे रख के एमरजेंसी है पाकिस्तान के अंदर, तो गवर्नमेंट की जो एमरजेंसी वफाक ने इम्पोज की है उसका आपको साथ नहीं देना चाहिए? हम कब अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे कभी भी बुरा वक्त आया है, वो जंग थी या वो कोई और मामला था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सारे इख्तलाफात भुलाकर, अपनी सारी फस्तायत भुलाकर और अपना सारा जबर जुल्म जो हम पे हुआ है वो सारा भुलाकर एक साइड पर रख के, हम जंग के वक्त भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे, हम फ्लड के वक्त भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। कोई कतन ये बात डिस्कशन की है ही नहीं कि इसमें कोई हम सियासत करेंगे। हाँ, जहाँ पे कोताहियां होंगी, जहाँ पे गलतियां होंगी वो हम पॉइंट आउट करते रहेंगे, वो बताते रहेंगे कि मामलात बेहतर करें। अब गंदम पड़ी हुई गवर्नमेंट की और जाया हो जाए और उसको उठा के कहीं सेफ जगह पे ना रखा जाए, वो सैलाब की नजर हो जाए, अब हम उसकी बात करें तो फिर कोई कहे कि ये सियासत हो रही है, या हम ये करें कि फोटो सेशन जरा कम करें और एक्चुअल काम ज्यादा करें, तो ये फिर नहीं कहना चाहिए कि सियासत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर से लेकर लीडर तक अपने लोगों के साथ खड़े हैं, अपने हलकों में खड़े हैं और जो कुछ हमसे बन पाता है वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा देखिए सर, जब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया था तो गणापुर साहब गायब थे, वो बहुत कम जगहों पे गए और बड़ी लेट गए। जब बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ तो गणापुर साहब फिर मुतासरा इलाकों में गए, तो उस वक्त ये एतराज किया जा रहा था कि सीएम कहाँ है, और बल्कि आपकी अपनी पार्टी भी कर रही थी। और उसके मुकाबले में ज़ाहिर मरियम नवाज साहबा जो हैं वो हर जगह पे जा रही हैं, तो यहाँ पे ये एतराज़ किया जाता है कि हर जगह पे क्यों चली जाती हैं, फोटो सेशन क्यों होता है, और ये वहाँ पे जाके खाना क्यों तकसीम करना शुरू कर देती हैं, ख़वातीन के साथ मिलती क्यों हैं, बच्चों के सर पे क्यों हाथ रखती हैं। तो यहाँ पे अजीब सी एक सूरत हाल है कि अगर कोई सीएम ग्राउंड पे नजर आ रहा है तो इसके ऊपर भी एतराज़ किया जाता है। नहीं, कतई एतराज़ हम नहीं कर रहे, सिर्फ गंडापुर साहब जो थे वो जा रहे थे, तस्वीरें कम बनवा रहे थे, इसलिए लोगों को शायद लगा होगा कि वो कहीं नहीं गए, हालांकि वो जहां जहां पहुंच सकते थे वो हर जगह पे पहुंचे हैं। और मरियम साहबा भी पहुंच रही हैं, पहुंचना चाहिए, इसमें कोई ये बात नहीं है कि वो कोई एहसान किसी पे कर रही हैं इस वक्त, वो क्योंकि सीएम है उनको जाना चाहिए। लेकिन हम अगर आप ये कहें कि हमने ठीक ठीक कहना है और कोई पॉइंट आउट नहीं करनी, गलती, कोई कोताही, कोई गफलत, कोई नेग्लिजेंस, तो फिर हम चुप कर जाते हैं। वरना हम ये बातें तो बताते रहेंगे कि भाई ये गलतियां हो रही हैं और इनको दुरुस्त कर लें, लेकिन आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि कोई भी इमरजेंसी लगाए गवर्नमेंट या कोई भी उन मुतासरा लोगों के लिए कोई इकदाम उठाए तो हम उसके साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह साथ देंगे पूरा पूरा। जी ठीक, मैंने ब्रेक ले रही, लेकिन शेख साहब ये शफकत अवान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। दो बातें, एक तो उन्होंने कहा है कि फोटो सेशंस नहीं होने चाहिए, प्रैक्टिकल मेजर्स होने चाहिए, वही बात उनकी दुरुस्त है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ओवर एक्सपोज किया जा रहा है, और बजाय इसके कि आप ज़रा सरकारी खाना दे रहे हैं और साथ साथ तस्वीरें भी बना रहे हैं तो ज़रा बुरा लगता है। उसके बजाय अगर प्रैक्टिकल मेजर्स हो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि एमरजेंसी है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ बैठी है, तो और मजीद आपको क्या चाहिए? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कैसे शेख साहब ये फरमाइएगा सर, एक तो फोटो सेशन ज्यादा है और दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको सपोर्ट कर रही है इस वक्त, तो आपको वार्मली वेलकम करना चाहिए उनको। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, बड़ी अच्छी बात की है शफकत अवान साहब ने, यही होना चाहिए। ये इमरजेंसी है और हालात सबके सामने हैं, हम सब के देखें, ये भी नुमाइंदे हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, हम भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ये तो मौका ऐसा है ही नहीं कि इसमें हम कोई इख्तलाफ करें। और इनका ये स्टैंड जो है मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छा है, और यही होना चाहिए। हम मिलजुल के काम करेंगे तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। मेरा ख्याल है अगर इमरजेंसी है तो सबसे पहले फैसिलिटीज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि सैलाब पहले आया था वहां पे।
क्यों नहीं, सबको मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे मुतफिक हूँ। सारा हमारा मुल्क है जी, कोई भी किसी जगह भी कोई नुकसान हुआ है, जिसको भी नुकसान हुआ है उसके पास पहुँचनी चाहिए इमदाद, और उनकी फसलों का जो नुकसान हुआ है एस्टीमेट करके, उनके घर, कच्चे घर जहाँ भी गिरे हैं उनको भी एस्टीमेट किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली का भी सबसे बड़ा हदफ खैबर पख्तूनख्वा है। दुरुस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब भी इस वक्त बहुत बड़ी कैलेमिटी आई है। और मरियम नवाज साहबा का मैं अप्रीशिएट करूँगा कि जो इस सैलाब में हमने देखा है सूबाई हुकूमत को जिस तरह अंत तक वो मेहनत कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो डीसी साहबान हैं या कमिश्नर है फैसलाबाद में, अपने क्योंकि एरिए में फिरता रहा हूँ, तो दिन रात उन्होंने अंत तक मेहनत की है। और जहाँ मेहनत है उसको अप्रीशिएट हम करेंगे तो लोग और जज्बे से काम करेंगे। और इस वक्त तो खाना पहुँचाया जा रहा है, टेंट लोगों को दिए जा रहे हैं, मंडा जो चारा जिसको आप कह रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपने तौर पे भी कर रहे हैं। मैंने 18 महीने की मेरी तनख्वाह है, मैंने 1 रुपया भी तनख्वाह में नहीं लिया। मैंने उस दिन असम्बली में अनाउंस किया है कि मेरी सारी तनख्वाह मैं अपने इलाके के, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हुकूमत को कि मेरी तनख्वाह इस सैलाब के फंड में इलाके में दी जाए। तो इसी तरह बाकी वज़रा को भी करना चाहिए, सारी की सारी तनख्वाहें देनी चाहिए। अब हर एक का ये अपना स्टाइल, कोई 1 महीने की दे रहा है जो कुछ कर रहा है, और एक इसमें कोई ऐसी बात नहीं, तो उनकी अपनी तनख्वाह है, लेकिन लोगों की हमदर्दियाँ हैं और पूरा मुल्क जो है मिल के काम कर रहा है, और यही होना चाहिए। देखिए चाइना को आप देख लें कि कहाँ था और कहाँ पहुँच गया, ये कलेक्टिवली काम किया उन्होंने। हम अपनी रंजिशें और अपने इख्तलाफात भूलते नहीं, और हमारे मुल्क का हुआ क्या है, हम ओवरऑल तो देखेंगे हमारी इकानमी नहीं तरक्की कर रही, जो हुआ आपस में इख्तलाफ करते रहेंगे, मिलजुल के काम होगा तो उसमें बरकत भी होगी और सब एफर्ट करेंगे, कामयाबी होगी। और ये सैलाब जो जिस तरह की है, ये पहले सैलाबों से बड़ा मुख्तलिफ है। तो अब एस्टिमेट होगा कि क्या फसलों को नुकसान हुआ। हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का तो मैंने 1,95,000 एकड़ जमीन जो ज़री जमीन है वो पंजाब के अंदर जी मेरे आप है, हम जा ही नहीं सकते वहाँ। मैं पूरी कोशिश की बात, सड़कों पे है नहीं, जगह नहीं है, हम देहातों में नहीं एंटर हो सकते। सैकड़ों देहात है, मैं आखिर तक गया हूँ हर कोने पे जहाँ सैलाब है, लेकिन वो आगे नहीं जा सकते देहातों में जो पानी खड़ा है। तो शफकत साहब आपकी तरफ आना, सर ये फरमाइएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है वफाकी गवर्नमेंट से और पंजाब गवर्नमेंट से कि वो मुतासरा इलाकों में क्या क्या करे। और अब क्योंकि सैलाब सिंध की तरफ बढ़ रहा है तो उसके अंदर भी ज़ाहिर वफाक को अपना हाथ डालना चाहिए, और साथ साथ तमाम पोलिटिकल पार्टीज को अपने सिंधी भाइयों की मदद भी करनी चाहिए। लेकिन ये सैलाब जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तबाहियां लेके आता है। सबसे पहले तो लोगों के मकानात गिर गए और वो बेचारे बेघर हो गए। सबसे पहली तो चीज है कि उनके मकानात तमीर करने में गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे। दूसरी बात यह है कि उनके मवेशी जो हैं, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो उनके मवेशियों के चारे का है। जितने भी सैलाब ज़्यादा इलाके हैं वहां पे मवेशी जो हैं वो भूख की वजह से मर जाएंगे और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर जाएंगे। उनके चारे का बंदोबस्त जो है वो किया जाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि फिर उस इलाके को आफत ज़्यादा करार गवर्नमेंट जरूर देगी, वहां पे टैक्सेस वगैरह भी नहीं लगेंगे, और उन जमींदारों को रिहेबिलिएट करने के लिए दोबारा से फंडिंग भी होनी चाहिए ताकि वो अपनी जमीनों को दोबारा से काश्त बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। ठीक हो गया। और अब एक और इशू है कि बैरिस्टर गौर साहब ने माफी मांग ली सहाफियों से, लेकिन अलीमा खान साहबा ने मांगी और नईम हैदर पंजोता और उनके साथियों ने जिन्होंने जर्नलिस्टों के साथ बदसलूकी की थी उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। तो क्या गौहर खान साहब की जो माफ़ी है वो इनफ है, काफ़ी है, या फिर उन लोगों को भी सामने आना चाहिए शफकत साहब जिन्होंने ये ज्यादती की थी? मैं आपको बताता हूँ, चलूँ जी, ये जो तैयब बलोच साहब है ना साफी, इन्होंने इमरान खान साहब से भी बदतमीजी की है कोर्ट में बहुत कुछ जब वो बाहर थे, और वो भी ऐसी बातें थी कि जो नाकाबिले बयान है और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, और डायरेक्ट ही जाके बगैर कोई सवाल किए उन्होंने खान साहब को अब्यूज करना शुरू कर दिया। ये एक हफ्ता पहले मैं खुद मौजूद था, अलीमा खान साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की है। असूल आप साफी हैं, आप जानते हैं, हम तो इतना नहीं जानते होंगे शायद। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की है, अभी वो अपनी बात मुकम्मल कर दी तो सवालात का सेशन शुरू होता है, और इसने डायरेक्ट ही वहां पे सवाल शुरू कर दिए, और इररेलेवेंट वो जो उस वक्त नहीं बनते थे। वो अपने भाई से मुलाकात करने आई हैं, उनसे पूछें जी आपकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही या क्यों नहीं होने दी जा रही, रेलेवेंट बात है। उस दिन भी जिस दिन वकूआ आया मैं नहीं था, लेकिन उस बंदे ने ऐसे ही किया।
तो आप जरा खुद भी उस पर नजर दौड़ाएं कि क्या वो सहाफत की उसमें शामिल है सफ में, क्या सहाफियों को ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे तो मैंने देखे हैं बड़े बड़े सहाफी ऑफ एयर हो गए हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं की थी। मैं एक लंबी लिस्ट है, मैं आपको क्या नाम गिनाऊं, आप बेहतर जानते हैं, और उनको ऑफ एयर कर दिया गया है। लेकिन वो शख्स मुकम्मल तौर पर प्लांटेड था और मुकम्मल तौर पर इस किसी प्लान का ऐसा था, और बार बार इनवाइट कर रहा था कि मुझे कुछ कहे। उस दिन भी उसको कुछ कहा नहीं गया, उसको जबानी तौर पे ही बुरा भला कहा गया कि यार ऐसे ना करो। तो इसलिए ये बहुत बड़ा दिल किया है गौर साहब ने माफी मांगने का। अगर मुझसे कोई पूछे तो बिल्कुल भी माफी मांगना नहीं बनता। नहीं, वो तो देखिए शफकत साहब, फुटेज है, सहाफी को मारा जा रहा था बाकायदा। अब सहाफी के पास सवाल के अलावा क्या ऑप्शन है? वो गोली नहीं चला सकता, कोई बम नहीं चला सकता, कोई जहाज नहीं उड़ा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ सवाल करना होता है। अगर आपको सवाल पसंद ना हो तो आप उसको वेल लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर उसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो अल्टीमेटली फिर सूरत खराब होगी आपके लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने कभी भी नहीं सहाफियों को दबाया, अल्लाह ना करे। हम तो आजादी सहाफत के हक में हैं भाई। हमने तो आपके खिलाफ जो बिल पास हुआ है असेंबली में 2018 से लेकर 2022 तक देख लें, कितने सहाफियों को ऑफ एयर किया गया, कितने सहाफियों को उठा लिया गया, कितने सहाफियों के घरों पे आपने ब्लैक काले डाले भेजे थे, और उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। 2022 से 2025 तक आप देखेंगे तो इतनी भयानक सूरत हाल है कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि वो किस किस को क्या क्या किया गया और किस किस के साथ क्या किया हो गया है। और जो आप आपके दौर में सहाफियों को गोलियां लगी हैं, गोली मारी गई है सहाफियों को आपके दौर में, आपके दौर में सहाफियों को गोली मारी गई है। हमारे दौर में सहाफियों को गोली किसी पॉलिटिशियन ने नहीं मारी। हमारे दौर में सहाफियों को किसी पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं कहा। मैं तो नहीं समझता कि किसी पॉलिटिशियन को हमने सहाफी को किसी पॉलिटिशियन ने गोली मारी है। लेकिन 2022 से 2025 तक जो कुछ सहाफत के साथ हो चुका है और सहाफियों के साथ हो चुका है, उसका एक पूरी उस पर किताब लिखी जा सकती है चौधरी साहब। वो सर जो कुछ आपने कर दिया है ना उस दिन तैयब बलोच को सामने रख के, मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक ये किया होगा कि सिर्फ सवाल करने पे आपने एक सहाफी को फंटा लगा दिया। सर आप तैयब बलोच का हमने नहीं लगाया, और जो आप नईम हैदर की बात कर रहे हैं या मैं अपना लीमा आपा की, तो नईम हैदर भी साइड पे खड़ा था और लीमा आपा तो मुसलसल कह रही थी कि दफा करें, जो भी उसने कह दिया छोड़ दें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन लीमा आपा क्यों किस बात की माफी मांगे कि वो उन्हें अब्यूज भी करें और माफी भी वो मांगे। सर वो आप अगर देख लें तो सहाफी के आने से पहले बाकायदा ट्वीट्स होनी शुरू हो गई थी कि ये आ रहा है, इसको आज हमने छोड़ना नहीं। तो बाकायदा प्री प्लान था कि जब ये आएगा तो हमने आज इसको चुप करवाना है। तो अगर आप एक आदमी को चुप करवा रहे हैं तो कितने लोगों को चुप करवाएंगे आने वाले दिनों में? आप मुझे ये बताएं कि बोले, देखें आप किनके खिलाफ करप्शन की बात करते हैं, उन सहाफी से ये पूछें कि आप इमरान खान या उनकी फैमिली के खिलाफ करप्शन की बात करते हैं, जिन पर हुकूमत 3 साल की बर्बरियत और फस्तायत के बाद भी एक घड़ी का मुकदमा बना सकी है। आप उस फैमिली में करप्शन ढूंढते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मर्तबा फिर आपसे पूछ लिया करेंगे कि क्या सवाल करने हैं, क्या सवाल नहीं किया जा सकता, तो वो मीडिया फिर कर लेगा सर। नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल ना पूछें, लेकिन अपने साथियों को इतना तो बता दें कि सवाल कब करना है और कैसे करना है और किसी की इज्जत का भी ख्याल करना है। इतना तो बताना आपका हक है ना, आप सबसे सीनियर हैं, आप इनको ट्रेन क्यों नहीं करते? आपकी ट्रेनिंग ही काफी है, वैसे तो हमारी जरूरत ही नहीं है, जो ट्रेनिंग आपने कर दी है ना वही काफी है। पर मैं ब्रेक लूंगा शेख साहब। जी आप बात मुकम्मल कीजिए अमान साहब। मैं तो कह रहा हूं कोई लॉ का मामला होता तो फिर तो मैं ट्रेन कर देता, लेकिन ये तो आप जैसे लोग ही ट्रेन कर सकते हैं और हामिद मीर साहब जैसे लोग, और हम तो आपकी तरफ ही देख रहे हैं कि आप इनको कुछ बताएं कि कैसे सवाल करने हैं और कब करने हैं और किसी को अब्यूज नहीं करना। अच्छा, बल्कि मेरा आपको मशवरा है कि सबसे पहले ना आप शहबाज गिल साहब की जरा थोड़ी सी ट्रेनिंग करें, उनको बताएं कि बोलना कैसे होता है और तमीज क्या चीज होती है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे शेख साहब, ये जो कल्चर डेवलप हो गया ना जी, ये अब्यूज करने का, गालियां देने का, फेंटा लगाने का,
ये बढ़ता चला जा रहा है। और वैसे तो आपकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, सारे के सारे इसी रंग में रंगे हुए हैं। माजी आप लोगों का भी बहुत अच्छा नहीं है कोई, लेकिन ये चीज़ अब बढ़ती चली जा रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर सवाल तो करने नहीं चाहिए, चुप करके बैठे रहे, खड़े रहे बस। ये जो कल्चर है जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये तो बढ़ता चला जा रहा है और खामखा इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी। और यही देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आज पूरे कैबिनेट में बड़ी तफसील से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि कंपेन चल रही है आर्मी के खिलाफ, कंपेन चल रही है आर्मी के खिलाफ। अब वो कल्चर देखिए, आर्मी शहीद हो रहे हैं, कल भी एक मेजर साहब शहीद हो गए और उनके जनाजा, तो एक तरफ तो वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी कौम है। तो ये देखिए ना, अभी वार हुई है इंडिया के खिलाफ, हमने वार लड़ी है कामयाबी से, हमारी फ़ौज ने, फ़ौज अगर दफा में ना होती तो हम क्या कर लेते, हम अपने मुल्क की आज़ादी कैसे बरकरार रखते। और ये अपनी शहादतें भी दे रहे हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उसके बावजूद अगर किसी के साथ ये किया जाए, उनके खिलाफ खामखा के बेहुदा किस्म की हो रही है प्रोपेगेंडा, तो मुझे बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी कौम क्या कर रही है। तो इससे तो मेरे वही बेहतर होगा, हमने जमहूरियत से सीखा गया है। मैंने असम्बली में कहा है, देखिए एक तरफ चाइना है, मैं अभी होके आया हूँ आपके सामने, हम बताते हैं, मैं उन लोगों में हूँ जो लोग आज से 53 साल पहली बार में गया, और उन लोगों को जो उनको कारोबार सिखाते थे हम, आज वो अमेरिका के बराबर इकानमी हो गई। 25 साल पहले या 30 साल पहले 8 गुना था अमेरिका। अमेरिका अपने सारे ये जमहूरियत के साथ और सारे इदारों के साथ 8 गुना से बराबर हो गया है चाइना। और जो उन्होंने अभी मुजाहरे किए हैं, तो वहाँ की तरक्की, उन्होंने 700 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाल दिए और हम नए गरीब कर। तो ये हमारा कल्चर कहाँ कामयाब हुआ, हम क्या नफरतें पैदा करके कोई फ़ायदा उठा रहे हैं किसी का। सोचे ना कि ठीक है, हम अपनी कौम को तबाह करना चाहते हैं, अपने लोगों को और अपने मुल्क को, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन इससे कुछ बेनिफिट नहीं होना। और हमारे बच्चे भी अभी वो किसी की इज्जत ही नहीं करते, और किसी जगह तो इसको रोकना पड़ेगा ना, इसको नहीं रोकेंगे तो क्या होगा कोई। और बड़ा मज़े से लोग बातें करते हैं और खुश होते हैं, दूसरे लोग सुनने वाले। और तो ये हम अपने इलाकों में भी हर किस्म की, ये आप अभी बता रहे थे ना कि अगर कोई जाता है, फर्ज कीजिए सैलाब आया, तो उनको पूछने के लिए उसको थोड़ा 1-2 दिन लग गए, तब भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और अगर कोई ज़्यादा जा रहा है तो तब भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जाके उनके तक पहुँच रहा है। तो ये तो क्रिटिसाइज हर सूरत में, हम अपना, मैं पॉलिटिक्स में हूँ पिछले 32 साल से, मैंने किसी को ये देखा नहीं कि अप्रिशिएट भी कोई काम को करे। और हर बात पे आप सोशल मीडिया उठा के देख ले तो यह क्या है, हम कोई तरक्की कर रहे हैं। शफकत साहब, ये देखें, कुछ SOPs आपकी पार्टी को बनाने चाहिए वैसे, और बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने चाहिए कि सहाफ़ियों का काम ही है जी, सहाफ़ियों ने सवाल करना ही करना है, और रेलिवेंट हो या इररेलिवेंट हो, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सवाल करते रहें। अगर वो खामोश रहेंगे तो फिर जाहिर है कुछ भी नहीं हो सकेगा, फिर जर्नलिज्म डेड हो जाएगी। और सवाल वही करना होता है जो दूसरे आदमी को थोड़ी सी हीट दे, जिसके ऊपर आके वो रिएक्ट करे। कोई सिंपल सवाल नहीं होता जी, आज आपने क्या खाया है, आज आपने क्या पहना, कल आप क्या करेंगे, क्या आप टूथपेस्ट करके निकले या नहीं निकले, ये जूता आपने कहां से लिया। तो इस टाइप के सवाल नहीं होते, सवाल ऐसे ही होते हैं जो इमरान खान साहब भी पूछा करते थे पूरी कौम से, बाकी सब लोगों से। कोई SOPs बनाए सर, इस तरह अगर आप हाथ उठाते रहेंगे तो आप कहां स्टैंड करेंगे एज ए पॉलिटिकल पार्टी। देखें जोई साहब, हम स्टैंड वहीं पे करेंगे जहां पे हम बतौर पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड कर रहे हैं, जहां पे हमें दबाया भी गया, 2 साल मारा भी गया, घसीटा भी गया, हमारी माएँ बहनें उठाई गई, और हमारे साथ वो सब कुछ किया गया जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, और हमारे साथ वो सब कुछ किया गया जो कि हम शायद पाकिस्तानी ही नहीं है, और हम कोई नौवारिद यहाँ पे आ गए हैं और हम पता नहीं क्या करना चाहते हैं, वो हमारे साथ किया गया। हम सारा कुछ बर्दाश्त करके बैठे हैं और हमने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। हम बतौर सिविलाइज्ड सिटीजन अपना वक्त गुजार रहे हैं यहाँ पे, जैसा तैसा भी गुजार रहे हैं। और अगर एक आध कोई वाकया हो गया है तो आप उसको ये ना कहें कि जी आप ऐसे करते हैं, मुझे ये बताएं कि हमारे साथ क्या क्या नहीं हो गया, हमारे साथ हर फील्ड में क्या नहीं हुआ और हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। अगर उस दिन वाकया हो गया, आप वहां पे आए, आप खुद देखें कि उसको उसके साथी कह रहे हैं यार ये सवाल इस तरह ना करें, इस तरह नहीं बनता। जिस दिन मैं था किसी ने उसको कुछ नहीं कहा उसको, तो उसके अपने साथी कह रहे थे कि यार चुप करो, हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी, उन्हें बात तो खत्म करने दो, तो उसके बाद सवालों का नंबर आएगा। तो आप थोड़ा सा एथिक्स जो है वो उन लोगों को भी सीखनी चाहिए
जिनको ये कह के भेजा जाता है कि आपने माहौल खराब करना है और आपने ऐसे करना है। मैं नहीं समझता कि वो लोग साफी हैं जो पेड होते हैं और जो जाके सिर्फ माहौल खराब करने के लिए और वहां पे ऐसा करते हैं, हालांकि उनके सारे अपने दोस्त उनको रोक रहे होते करने। सर कुछ सवाल करना पेड नहीं होता कि वो आपने आपकी मर्जी के खिलाफ सवाल कर दिया तो वो पेड हो गया, अब वो सहाफी नहीं रहा। अच्छा, जैसे आप बार बार कह रहे हो सहाफी नहीं है, दूसरा ये है कि वो पेड़ है, और ये पुरानी तरीका हो गया सर, सवाल करेगा सहाफी। वो दुनिया किसी कोने में देखे ट्रंप के साथ क्या क्या नहीं होता, सहाफी क्या क्या नहीं करते वहां पे। मेरी बात सुनेंगे चौधरी साहब कि जब कोई बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करता है तो क्या सवाल आखिर में किए जाते हैं या वो शुरू करते ही उससे सवाल शुरू कर दिए जाते हैं? उसको टाइम तो दिया जाता है ना कि अपनी बात। वैसे में ट्रंप को देखिएगा कभी, ये सब भी आते आप डोनाल्ड ट्रंप की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी वो साफी करते ही है जी, उनका काम है ये। अगर वो आराम करेंगे, इंतजार करते रहेंगे तो वो तो अपनी तकरीर करके बंदा चला जाएगा, सवाल का वक्त ही नहीं आएगा। पर मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं खास साथ। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे और जो कतर की और इसराइल की सूरत हाल है उसके ऊपर वो गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं और सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा फॉरेन अफेयर्स के ऊपर अथॉरिटी हैं। मैं इनको वार्मली वेलकम भी कहता हूं। और चौधरी साहब, नई खबर ये है कि यमन के ऊपर भी इसराइल ने हमला कर दिया है और साथ साथ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी कौंसिल का एमरजेंसी इजलास बुलाने की रिक्वेस्ट कर ली है। तो ये फरमाइएगा, ये कतर के ऊपर हमला ये अंधेरे में हुआ है या फिर कतर गवर्नमेंट जो है वो वाकफ थी इससे और अमेरिकन इससे वाकफ थे और जानबूझ के ये किया गया? आपकी अपनी विजडम क्या कहती है? मेरी विजडम ये कहती है कि इजराइल कोई ऐसा काम नहीं करता जब तक अमेरिका की आशीर्वाद ना हो। जहां तक कतर का ताल्लुक है, कतर किसी लेने देने में नहीं है। कतर का की मजाल ही नहीं है कि वो क्या कर सके उसके ऊपर। मेरा नहीं ख्याल वो कतर को पूछते हैं। उन्होंने तो उस वक्त उनको फोन किया जब ऑलरेडी अटैक वाज अंडरवे और ये जहाज वहां से उड़ के आए हैं। अभी मैं कहीं ट्वीट पढ़ रहा था, उसकी तफसील थी कि कौन कहां से रिफ्यूल हुए, अमेरिका के जहाजों से रिफ्यूल हुए। तो ये और इसराइल की तो जरूरत भी नहीं है, अगर अमेरिका ना साथ हो तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस वजह से मेरा तो ये ख्याल है कि इसराइल एक ऐसा मुंह जोर बेलगाम घोड़ा बन गया है जिससे अब पूरे खित्ते को भी खतरा है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को खतरा है। वो टॉम फ्रीडमैन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में सही आर्टिकल लिखा था कि ये पराया बन गया है दुनिया भर का। तो ये उस तरह का चल पड़ा है। कतर के साथ तो हुई बड़ी ज्यादती हुई। कतर तो पीस के लिए कोशिश कर रहा था, मीडिएशन की कोशिश कर रहा था। जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा सिग्नल चला गया है जावेद चौधरी साहब पूरी अरब दुनिया के लिए कि आज कतर है, कल कतर था, आज यमन है, कल को कोई और मुल्क भी हो सकता है। तो इनको अब ये जो जुबानी कलामी मजम्मत की बजाय मिलकर कोई लाया अमल तैयार करना चाहिए इसको। और आप इसको न्यू नॉर्मल समझते हैं कि अब इसराइल किसी न किसी इस्लामी मुल्क पे ऊपर हमला करता रहेगा, अमेरिकन उसको सपोर्ट करेंगे और दूसरे मुल्क को वो पाबंद करेंगे कि आपने रिटेलिएट नहीं करना, आपने इसका बदला नहीं लेना? साहब, न्यू नॉर्मल तो ये बन गया है कि दुनिया का जो आलमी निज़ाम था वो दरम बरम हो चुका है। बैनुल-अक़वामी कवानीन की अब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये नया नॉर्मल है। ऐसे में हर मुल्क अपने तौर पर है। तो चुनांचे इसराइल जो ये समझता है कि मैं धौंस की, बैनुल-अक़वामी कानून तो है, कोई नहीं रोकेगा कौन, तो धौंस के जरिए उसने अपने इर्द गिर्द सारे मुल्कों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। एक ग्रेटर इसराइल का नक्शा लिए फिरते हैं जनाब नेतन्याहू साहब अपनी जेब में। और आपने अक्सर देखा कि उसमें तो ये सारे मुल्क प्लस सऊदी अरब का भी ऊपर वाला काफी हिस्सा उसमें शामिल उन्होंने किया हुआ है। तो ये एक बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है ये सारे खित्ते के लिए कि इसराइल जा किधर रहा है। ये सही आपकी बात कह रहे हैं कि जनाब अब ताकत की जबान है तो उसमें फिर कोई दूसरा मुल्क आगे रिएक्शन ना करे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ। दुनिया में जिस मुल्क में हिम्मत होती है ना रिएक्शन करने की, वो करता है। और अगर आप किसी पे इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आप कर नहीं सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने मई 2025 में रिएक्शन किया था ना। अगर हमने ये रिएक्शन ना किया होता तो 1.5 दर्जन के करीब स्ट्राइक मोदी करता और साथ ही इसराइल भी करता।
लेकिन अब इसराइल को भी समझ आ गई, अमेरिका के जरिए पहले दबाव डाला कि जी अपने मिसाइल की रेंजेस ये करें वो करें, अब इसराइल को भी समझ आ गया कि पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं हम पंगा ले सकते। तो चुनाचे मैं ये समझता हूं कि इन अरब मुल्कों को भी आप समझ आनी चाहिए, पहले ये समझते थे कि इसराइल और ईरान आपस में लड़के एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अरबों के लिए भी ये मुश्किल वक्त है, इनको अब बैठ के, और पहले इजलास हुए इस जद्दा में इधर उधर, लेकिन उसमें ज़बानी कलामी है ना जी, जब तक इसराइल को कोई रिएक्शन ना आए, डिप्लोमेटिक जिन्होंने रिलेशंस बनाई हैं वो तोड़े, जो तजारत करते हैं वो रोके, ताकि कोई तो पिंच हो ना उसको। फिर अभी तो ये समझता है कि जनाब ये सारे अब्राहम अकॉर्ड में आ जाएं और गाजा को हम मैं मार मार के उनको या तो खत्म कर दूं या पता नहीं क्या करूं, और वो अभी गाजा सिटी से नीचे धकेल रहे हैं सारों को। तो खुदा जाने ये दुनिया जो है ये क्या से क्या हो जाएगी। बहुत अजीबोगरीब किस्म का माहौल बना दिया इसराइल ने, और अमेरिका को भी सोच। अच्छा, वैसे इजाज़ साहब ये फरमाइएगा कि कतर के पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स बड़े मॉडर्न हैं और ऐसे हैं कि जो किसी भी इस्लामी मुल्क के पास नहीं है, तो अगर उनके पास राफेल हैं या फिर अमेरिकन जहाज हैं, फिर उनके पास मिसाइल्स हैं, तो उन्होंने इस्तेमाल क्यों नहीं किए? जब उनके ऊपर अटैक हो रहा है तो ये जहाज उन्होंने धूप में खड़ा करने के लिए रखे हुए हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कतर के पास इक्विपमेंट तो है, लेकिन इतनी पॉलिटिकल विल हो या इतने उनके पास मैन पावर हो कि इनको ऑपरेट करके और वो एक जंग लड़ सकें। वो जंग तो सिर्फ ईरान नहीं लड़ी है, टू बी ऑनेस्ट अभी तो, और उसके लिए भी बड़ा मुश्किल था, आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने मिसाइल इतने बनाए थे कि लड़ ली। तो क्या इनके पास इतनी कुव्वत है? इक्विपमेंट होना एक बात है, उसी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके जंग लड़ना। तो मेरा ख्याल है कतर की तो यही ख्वाहिश होगी कि सारे अरब का कॉमन फ्रंट हो, पूरे गल्फ कंट्रीज का, क्योंकि ये खाली कतर का मसला है नहीं। तो इस वजह से ये उनका कोशिश तो यही होगी, और ये अमेरिका के जरिए ही इसराइल पर दबाव डाल सकते हैं। आफ्टर ऑल इन्होंने सबने अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं, अमेरिका को एक कंसेशन दे रखी हैं, और अमेरिका अपनी तरफ से आशकशोई तो कर रहा है इनके साथ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इनको अब यक ज़बान होकर बड़ा कोई अमली कदम उठाना पड़ेगा इनको। कल अकेला कतर नहीं कर सकता जी, ये बेशक इक्विपमेंट जितना भी हो, मेरा तो अपना असेसमेंट यही। ठीक, लेकिन जो सब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या अरब उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अमेरिका के साथ मत्था लगा सके? क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिकन वो पावर हैं जिसकी वजह से इसराइल सब कुछ कर रहा है। अगर अमेरिका न्यूट्रल हो जाए तो उसके बाद इसराइल कभी ये कर नहीं सकेगा। तो क्या ये सारे अरब या इनके शहजादे या इनके बादशाह अमेरिका से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं? देखिए, टक्कर लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि ये सारे जो ममालिक हैं ये अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला पे बैठे हुए थे। अब वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला तो काम नहीं की है, इसराइल ने उसको वायलेट किया है। तो चुनाचे अब ये आहिस्ता आहिस्ता मशरक की तरफ देखना शुरू करेंगे, चीन की तरफ, रूस की तरफ। और ये अमेरिका को अब सोचना चाहिए कि ये खुद उनको धकेल रहा है दूसरी कुव्वतों की तरफ। चीन ने भी, अब आपको पता है कि इकोनॉमिक मसल तो था ही, लेकिन 3 सितंबर की मिलिट्री परेड के बाद उन्होंने दिखा दिया कि हमारा मिलिट्री मसल भी अब डेवलप हो गया है। इसी तरह प्यूटिन ने भी, आपने देखा है कि उसने रशिया का कद काठ बड़ा ऊंचा कर दिया है, और वो अमेरिका के कहे सुने में भी अब नहीं है। तो वो भी अपना एक, अगर ये दोनों मिलकर अरबों के लिए कोई, और आपको पता है रशिया की तो पहले भी बड़ी इनरोड्स थी मिडल ईस्ट में, तो ये मुझे ये लगता है कि अब इनका झुकाव आहिस्ता आहिस्ता मशरक की तरफ होगा, क्योंकि अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो पहले मिला हुआ था वो अब इतना रिलायबल रहा नहीं। अच्छा, ये फरमाइए सर, हमास की लीडरशिप तो जिंदा है, उसका नुकसान नहीं हो सका, उनके साहबजादे और बाकी साथी शहीद हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब क़यादत को आप कुछ नहीं कर सके तो अब हमास जो है वो किस तरह रिएक्ट कर सकता है इस पर? हमास के पास क्या कुव्वत रह गई है जी? देखे ना, उनके लोगों को वो मार रहे हैं और उनको वहां से खाली कर करके साउथ में जमा कर रहे हैं, क्रैम्प जगह पे, ना वहां पे उनके पास रहने को है जगह, ना कुछ है। और उधर वो ऊपर सेटलमेंट्स बनाएंगे या रिवीरा या जो भी ट्रंप साहब और नेतन्याहू साहब चाहते हैं। तो ये लोग, अब मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई इतनी ज्यादा किसी किस्म का भी कोई यानी रिएक्ट करने के पास कोई इनके पास स्पेस मुझे नजर नहीं आ रही है किसी किस्म की। और ये फरमाइए सर, ये कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इसराइल जानबूझ के उन तमाम मुल्कों को हिट कर रहा है जिनकी फौज तगड़ी है, और वो चाहता है कि पूरी मुस्लिम उम्मा के पास कोई तगड़ी फौज नहीं होनी चाहिए? देखिए, कतर के ऊपर जो हमला है और यमन के ऊपर हमले, दो फर्क हमले हैं। कतर में तो पैगाम था, एक सिग्नल था कि आप ये जो पनाह दी हुई है इनको,
अमन के प्रोसेस के नाम पर ये मत कीजिए, और आइंदा भी कोई इसराइल के खिलाफ अगर कोई आके यहाँ पे बैठेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनको तो सिग्नल किया, मेरा नहीं ख्याल उनके खिलाफ जंग है, लेकिन यमन के खिलाफ तो बाकायदा जंग है, क्योंकि यमन के जो लोग हैं उन्होंने तो हमले किए हैं जहाजों पर, बहरी जहाजों पर, तो वहां पे तो बाकायदा जंग है। लेकिन यमन के पास भी कहाँ इस्तिताअत है साहब इस किस्म की जंग करने की। तो मैं ये कहूंगा कि इन मुल्कों ने बेशक साजो सामान जमा कर लिया, यमन नहीं कर रहा, गल्फ के तमाम मुल्कों ने बड़ा साजो सामान जमा कर लिया, लेकिन जंग लड़ने के लिए जो चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो इनके पास है नहीं। तो ये लोग वैसे ज़हीन लोग हैं, ये कोई ना कोई यकीनन रास्ता निकालेंगे, फिर आप कोई कंसेशन देंगे और आहिस्ता आहिस्ता मशरिक की तरफ इनका झुकाव बढ़ता चला जाएगा। और ये फरमाइए सर, ये जो दोहा है ये बेसिकली डायलॉग सिटी बन गया था कि जहां पे भी कोई मुज़ाकरात होने हैं तो दोहा आगे बढ़ के एक डायलॉग टेबल जो था वो पेश कर देता था पूरी दुनिया को। तो इस इंसिडेंट के बाद ये डायलॉग सिटी रहेगा दोहा, या फिर खत्म हो गया ये भी? अब नहीं, खत्म तो शायद नहीं होगा, उनकी कोशिश तो ये होगी, लेकिन ये कई बार कुछ एनवेलप पुश करते थे, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब बड़ा खफा था कि आपने अखवान एलिमेंट्स को, अल जजीरा को, इनको जगह दे रखी है वगैरह वगैरह। तो इस तरह ये कतर को भी अब थोड़ा सिग्नल हो गया है कि जब बड़ी कुव्वतों के खिलाफ कोई अनासर यहाँ पे आते हैं तो उसके बाद वो न्यूट्रलिटी रखना आसान नहीं होगा। तो कतर सबक तो सीख जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी रेलेवेंसी सिर्फ यही है कि वो एक ऐसा वेन्यू बने जहां डिस्कशंस हो सकें। ये जो हमास है, हमास तो अब बहुत, उसके पास वो ताकत रही नहीं है, उनके लोगों को मार रहे हैं, ये 2-4 जो लोग रह गए हैं ये भी क्या कर सकते हैं, हॉस्टेजेस होंगे कहीं या उनकी लाशें होंगी कहीं। तो मेरा ख्याल है कि कोई इतनी विजडम शो नहीं कर रहे हैं ये हमास के लीडर्स, इनको वक्ती तौर पर वो शायद दे देते और अपनी ये इतनी तबाहकारी से बचते तो इनके लिए बेहतर होता। तो आई डोंट नो वो किस बलबोते पर अब ये सारी सियासत यहाँ से बैठ के करेंगे, और अब तो कतर भी उनके लिए महफूज नहीं रहा, तो अब वो जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। जी ठीक है चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना, अल्लाह ताला और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।